नमस्कार। आज हम उच्चतर आर्थिक सिद्धांत व्यष्टिपरक आर्थिक विश्लेषण पुस्तक H.L. आहूजा एस चंद के उपविषय आर्थिक अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र का वाचन सुनेंगे। अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को दो भागों में विभाजित किया गया है: व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स तथा समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन शब्दों का सर्वप्रथम निर्माण व प्रयोग रगनर फ्रिश ने किया था और उसके पश्चात विश्व भर के अर्थशास्त्री इनका प्रयोग कर रहे हैं। आज आपको संभवतः ही अर्थशास्त्र की कोई ऐसी पाठ्य पुस्तक मिले जिसमें आधुनिक आर्थिक विश्लेषण को दो भागों में विभाजित न किया गया हो, एक जिसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र का वर्णन हो और दूसरे जिसमें समष्टि अर्थशास्त्र का। अंग्रेजी का माइक्रो इकोनॉमिक्स शब्द ग्रीक शब्द माइक्रोस MIKROS से बना है, जिसका अर्थ है लघु, स्मॉल, और मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द ग्रीक शब्द मैक्रोस MAKROS से, जिसका अर्थ है विशाल, लार्ज। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था में वर्तमान लघु इकाइयों जैसे व्यक्तिगत उपभोक्ताओं, व्यक्तिगत फर्मों तथा व्यक्तिगत इकाइयों के छोटे छोटे समूहों जैसे उद्योग व बाजारों का अध्ययन किया जाता है। इसके दूसरी ओर समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था तथा इसके विशाल समूहों जैसे कुल राष्ट्रीय उत्पाद तथा आय, कुल रोजगार, कुल उपभोग, कुल निवेश का विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार जैसा कि बोल्डिंग ने लिखा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में विशिष्ट फर्मों, विशिष्ट परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरियों, आयों, व्यक्तिगत उद्योगों, विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं करता, बल्कि इन मात्राओं के समूह का अध्ययन करता है। व्यक्तिगत आयों का नहीं बल्कि राष्ट्रीय आय का, व्यक्तिगत कीमतों का नहीं बल्कि कीमत स्तर का, व्यक्तिगत उत्पादनों का नहीं बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन का। व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों तथा लघु समूहों की आर्थिक क्रियाओं तथा उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक व्यष्टिपरक सिद्धांत में हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि आर्थिक जीवी, इकोनॉमिक ऑर्गेनिज्म के विभिन्न कोष, सेल्स, अर्थात अर्थव्यवस्था की विभिन्न इकाइयाँ जैसे कि सहस्त्रों उपभोक्ता, सहस्त्रों उत्पादक अथवा फर्में, सहस्त्रों श्रमिक अथवा अन्य साधनों के विक्रेता किस प्रकार अपनी आर्थिक क्रियाएं करते हैं तथा किस प्रकार संतुलन की स्थिति को प्राप्त करते हैं। अन्य शब्दों में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम अर्थव्यवस्था का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं। ध्यान रहे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन समुचित रूप में नहीं करते। इसके विपरीत अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की अनगिनत इकाइयों के संतुलन का पृथक पृथक अध्ययन किया जाता है और साथ ही इन इकाइयों के अंतर संबंधों की विवेचना की जाती है। प्रोफेसर रगनर ने ठीक ही कहा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र को माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाता है, जिससे पता चल सके कि आर्थिक जीवी के लाखों कोष, सेल्स, व्यक्ति तथा परिवार उपभोक्ताओं के रूप में तथा व्यक्ति तथा फर्में उत्पादकों के रूप में संपूर्ण आर्थिक जीवी के कार्य चालन में अपना योगदान किस प्रकार दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, व्यष्टिपरक आर्थिक विश्लेषण में हम एक पदार्थ के लिए एक व्यक्ति की मांग का अध्ययन करते हैं और
इसकी सहायता से उस पदार्थ की बाजार मांग का पता लगाते हैं, अर्थात एक पदार्थ का उपभोग करने वाले विभिन्न व्यक्तियों के समूह की मांग का। इसी प्रकार व्यष्टिपरक आर्थिक सिद्धांत में व्यक्तिगत फर्मों के कीमत तथा उत्पादन निर्धारण संबंधी व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है और पता लगाया जाता है कि मांग व पूर्ति की दशाओं में परिवर्तन का उनकी क्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस अध्ययन की सहायता से हम एक उद्योग की कीमत तथा उत्पादन के निर्धारण की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। उद्योग का अर्थ है एक समान पदार्थ का उत्पादन करने वाली विभिन्न फर्मों का समूह। इस प्रकार व्यष्टिपरक आर्थिक सिद्धांत में हम उस प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं जिसके द्वारा विभिन्न आर्थिक इकाइयां संतुलन की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न करती हैं। इस अध्ययन में हम व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन से लघु समूहों अर्थात बाजारों, उद्योगों जैसे समूहों के संतुलन के अध्ययन की ओर चलते हैं। व्यष्टिपरक विश्लेषण में इन लघु आर्थिक समूहों का अध्ययन किया जाता है क्योंकि इस अध्ययन का संबंध आर्थिक क्रिया से संबंधित अर्थव्यवस्था की समस्त इकाइयों के सामूहिक व्यवहार से नहीं है। दूसरे शब्दों में व्यष्टिपरक आर्थिक विश्लेषण में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं किया जाता। व्यष्टिपरक आर्थिक सिद्धांत में हम यह पूर्व कल्पना करते हैं कि साधनों की मात्रा निश्चित है और इसलिए मुख्य समस्या साधनों के विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में आवंटन की है। साधनों के आवंटन से ही यह निश्चित होता है कि किन वस्तुओं का तथा किस प्रकार उत्पादन किया जाएगा। एक स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादन के साधनों का आवंटन विभिन्न वस्तुओं तथा साधनों की कीमतों पर निर्भर करता है। अतः साधनों के आवंटन का अध्ययन करने के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में पहले वस्तुओं और साधनों की सापेक्ष कीमतों के निर्धारण की समस्या पर विचार किया जाता है। इस प्रकार पदार्थ कीमत सिद्धांत तथा साधन कीमत सिद्धांत दोनों ही व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित हैं। पदार्थ कीमत सिद्धांत से हमको पता लगता है कि विभिन्न वस्तुओं जैसे कपड़ा, खाद्यान्न, जूट, केरोसिन तेल, वनस्पति घी तथा सहस्त्रों अन्य वस्तुओं की सापेक्ष कीमतें किस प्रकार निर्धारित होती हैं। साधन कीमत सिद्धांत अथवा वितरण का सिद्धांत यह बताता है कि मजदूरियों, लगान, ब्याज, लाभ का निर्धारण किस प्रकार होता है। अतः पदार्थ कीमत सिद्धांत तथा साधन कीमत सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं। पदार्थों की कीमतें उस वस्तु की मांग व पूर्ति की शक्तियों पर निर्भर करती हैं। वस्तु की मांग उपभोक्ताओं के व्यवहार ढांचे पर निर्भर करती हैं तथा वस्तु की पूर्ति उत्पादन तथा लागत की दशाओं और फर्मों या उद्यमकर्ताओं के व्यवहार ढांचे द्वारा निर्धारित होती हैं। इसलिए पदार्थों और साधनों की कीमतों के निर्धारण को स्पष्ट करने के लिए मांग व पूर्ति की दशाओं का विश्लेषण करना होता है। अतः मांग सिद्धांत तथा उत्पादन सिद्धांत कीमत सिद्धांत के दो उप विभाग हैं। विभिन्न साधनों तथा वस्तुओं की कीमत निर्धारण तथा कीमत प्रक्रिया के द्वारा साधनों के आवंटन का विश्लेषण करने के अतिरिक्त व्यष्टि अर्थशास्त्र में यह भी विश्लेषण किया जाता है कि साधनों का आवंटन कुशल है अथवा नहीं। साधनों के आवंटन में कुशलता को तब प्राप्त किया जाता है जबकि विभिन्न साधनों का आवंटन इस प्रकार से किया जाए कि व्यक्तियों को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। इस आर्थिक कुशलता में तीन कुशलताएं सम्मिलित होती हैं। उत्पादन में कुशलता, व्यक्तियों में वस्तुओं के वितरण से संबंधित कुशलता, इसको उपभोग कुशलता भी कहा जाता है, तथा आवंटन विषयक कुशलता जिसका अर्थ है उत्पादन ढांचे की कुशलता। व्यष्टि अर्थशास्त्र से पता चलता है कि इन कुशलताओं को किन अवस्थाओं में प्राप्त किया जा सकता है।
अर्थशास्त्र से यह भी पता चलता है कि इनसे प्राप्त न होने पर व्यक्तियों को प्राप्त होने वाली संतुष्टियों में किस प्रकार कमी हो सकती है, हो जाती है। उत्पादन कुशलता का तात्पर्य यह है कि निश्चित साधनों से विभिन्न वस्तुओं की अधिकतम मात्रा का उत्पादन किया जाए। जब इस प्रकार की उत्पादन कुशलता को प्राप्त कर लिया जाता है तो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के पुनरावंटन करके किसी वस्तु के उत्पादन में कमी किए बिना किसी अन्य वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करना संभव नहीं होता। उपभोग कुशलता का अर्थ है कि समस्त उपभोक्ताओं में वस्तुओं और सेवाओं का वितरण इस प्रकार से किया जाए कि समाज की कुल कल्याण अथवा संतुष्टि अधिकतम हो। इस प्रकार की कुशलता को प्राप्त कर लेने पर वस्तुओं के पुनर्वितरण द्वारा कुछ व्यक्तियों की संतुष्टि कम किए बिना अन्य व्यक्तियों की संतुष्टि नहीं बढ़ाई जा सकती। आवंटन विषयक आर्थिक कुशलता अथवा उत्पादन के अनुकूलतम ढांचे का अर्थ है उन वस्तुओं का उत्पादन करना तथा उतनी उतनी मात्रा में जो कि समाज के लोगों की इच्छाओं के अनुरूप हो। अर्थात उत्पादन का ढांचा इस प्रकार का हो कि व्यक्तियों को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। दूसरे शब्दों में आवंटात्मक आर्थिक कुशलता का तात्पर्य यह है कि उत्पादन ढांचा अर्थात देश के विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन व्यक्तियों द्वारा इच्छित उपभोग ढांचे के अनुसार होना चाहिए। संक्षेप में आवंटनात्मक कुशलता उत्पादन का अनुकूलतम ढांचे को उस समय प्राप्त किया जाता है जब विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में साधनों का आवंटन इस प्रकार किया जाए कि व्यक्तियों को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। एक बार इस स्थिति को प्राप्त कर लेने के पश्चात यदि साधनों का पुनरावंटन किया जाए और कुछ वस्तुएं कम व अधिक उत्पादित की जाएं तो इससे संतुष्टि तथा कुशलता घट जाएगी। आर्थिक कुशलता की समस्या कल्याणकारी अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है जो व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा है। व्यष्टि अर्थशास्त्र कुशलता तथा कल्याण की समस्या से निकटतम रूप से संबंधित होने का ज्ञान एक विख्यात अमेरिकन अर्थशास्त्री ए.पी. लर्नर के निम्न कथन से होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम उस अकुशलता या अपव्यय से बचने के बारे में अध्ययन करते हैं जो उत्पादन के अधिकतम कुशल तरीके से संगठित न होने के कारण उत्पन्न होते हैं। इस कुशलता का अर्थ यह है कि वस्तुओं का जिस प्रकार से उत्पादन उपभोग किया जा रहा है उसे पुनर्व्यवस्थित करके अन्य दुर्लभ वस्तुओं की मात्रा में कोई कमी किए बिना किसी दुर्लभ वस्तु का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है या वर्तमान वस्तु के स्थान पर किसी अधिक इच्छित वस्तु का प्रतिस्थापन किया जा सकता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र समस्त अकुशलताओं को दूर करना बताता है और उनको प्राप्त करने से संबंध में सुझाव देता है। ये शर्तें जिनको परेटो ऑप्टिमल दशाएं कहा जाता है जनता के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने में अत्यधिक सहायक होती हैं। प्रथम अध्याय में जिन 6 आधारभूत आर्थिक समस्याओं का वर्णन किया गया है उनमें से 4 जो कि ये हैं कि वस्तुओं का तथा कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, नंबर 2 उनका उत्पादन किस प्रकार किया जाए, 3 उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का वितरण किस प्रकार किया जाए, 4 वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन व वितरण कुशल हो अथवा नहीं व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ही आते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के संपूर्ण क्षेत्र को निम्न तालिका से स्पष्ट कर सकते हैं।
व्यष्टि अर्थशास्त्र के 3 भाग: पदार्थ कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण सिद्धांत। पदार्थ कीमत निर्धारण के 2 भाग: मांग का सिद्धांत, उत्पादन और लागत का सिद्धांत। साधन कीमत निर्धारण: लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ। सामान्यतः यह समझा जाता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संपूर्ण अर्थव्यवस्था से कोई संबंध नहीं है और व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य अंतर यही है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से नहीं है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ही अध्ययन किया जाता है, परंतु यह सत्य नहीं है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संपूर्ण अर्थव्यवस्था से भी संबंध है। यह इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि इसमें समाज के उत्पादन साधनों में आवंटन तथा उसकी कुशलता से संबंधित समस्या का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र दोनों ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करते हैं, परंतु वे अर्थव्यवस्था का अध्ययन विभिन्न दृष्टिकोणों से करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है, अर्थात इसमें अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के व्यवहार, उनके परस्पर संबंध तथा संतुलन समायोजन का विश्लेषण किया जाता है, जिससे समाज में साधनों के आवंटन का निर्धारण होता है। इसको सामान्य संतुलन विश्लेषण भी कहा जाता है। निसंदेह व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट या आंशिक संतुलन विश्लेषण भी करता है, जिसका अर्थ है अन्य दशाओं को स्थिर मानकर व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के संतुलन का अध्ययन। परंतु व्यष्टि अर्थशास्त्र, जैसा कि ऊपर बताया गया है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के सामान्य संतुलन विश्लेषण का भी अध्ययन करता है, जिसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि समस्त आर्थिक इकाइयां विभिन्न साधन बाजार, विभिन्न पदार्थ बाजार, मुद्रा व पूंजी बाजार जिस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है तथा एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और किस प्रकार विभिन्न समायोजनों तथा पुनः समायोजनों के द्वारा वे सामान्य संतुलन को प्राप्त करते हैं, अर्थात प्रत्येक अपने व्यक्तिगत तथा अन्य के साथ मिलकर सामूहिक संतुलन को किस प्रकार प्राप्त करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व तथा उपयोग। अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है और इसका सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक महत्व है। इसकी सहायता से उन आर्थिक नीतियों को निर्धारित किया जा सकता है जिनसे जनता के कल्याण में वृद्धि हो। कुछ समय पूर्व, मुख्यतः केंजियन क्रांति से पूर्व, अर्थशास्त्र का प्रमुख भाग व्यष्टि अर्थशास्त्र ही था। आज के युग में समष्टि अर्थशास्त्र की बढ़ती हुई लोकप्रियता के बावजूद व्यष्टि अर्थशास्त्र के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक महत्व में कोई कमी नहीं आई है। व्यष्टि अर्थशास्त्र से ही हमें पता चलता है कि मुक्त बाजार अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें लाखों उत्पादक तथा उपभोक्ता होते हैं, किस प्रकार हजारों वस्तुओं और सेवाओं में साधनों का आवंटन करती है। जैसा कि प्रोफेसर वाटसन ने लिखा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र कुल उत्पादन के गठन अथवा आवंटन को बताता है। कुछ वस्तुएं अन्य की तुलना में अधिक क्यों उत्पादित की जाती हैं। वे आगे लिखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के विभिन्न उपयोग हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि इससे हम मुक्त निजी उद्यम की अर्थव्यवस्था के कार्यचालन को भली प्रकार से समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त व्यष्टि अर्थशास्त्र से हमें यह भी पता चलता है कि कीमत तथा बाजार प्रक्रिया के माध्यम से उपभोग के लिए विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का वितरण किस प्रकार होता है। इसे पता चलता है कि विभिन्न पदार्थों तथा साधनों की सापेक्ष कीमतें किस प्रकार निर्धारित होती हैं, अर्थात कपड़े की जो कीमत है वो क्यों
और इंजीनियर को जो वेतन मिलता है उसको उतना ही वेतन क्यों मिलता है, कम या अधिक क्यों नहीं, आदि आदि। इसके अतिरिक्त जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि व्यष्टि आर्थिक सिद्धांत उपभोग तथा उत्पादन में कुशलता की दशाओं को स्पष्ट करता है तथा उन कारकों को बताता है जिनके कारण कुशलता अथवा आर्थिक अनुकूलता प्राप्त नहीं हो पाता। इसके आधार पर व्यष्टि आर्थिक सिद्धांत उपयुक्त नीतियों का सुझाव देता है जिससे समाज की आर्थिक कुशलता तथा उनके कल्याण में वृद्धि हो। इस प्रकार व्यष्टिपरक आर्थिक सिद्धांत केवल अर्थव्यवस्था के वास्तविक कार्यचालन का ही वर्णन नहीं करता, अपितु इसका कार्य आदर्शवादी भी है, क्योंकि यह उन नीतियों का भी सुझाव देता है जिससे व्यक्तियों के कल्याण या उनकी संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए आर्थिक व्यवस्था में से अकुशलता को दूर किया जा सके। व्यष्टि अर्थशास्त्र के उपयोग व महत्व पर सुंदर वर्णन प्रोफेसर लर्नर ने निम्न शब्दों में किया है। व्यष्टिपरक आर्थिक सिद्धांत लाखों तथ्यों की अति जटिल स्थिति को उन व्यवहारों के सरल मॉडल बनाकर समझने में सहायता करता है जो वास्तविक जगत के पर्याप्त निकट हैं। ये मॉडल साथ ही अर्थशास्त्रियों को यह समझाने में सहायक होते हैं कि वास्तविक तथ्य किस सीमा तक उन आदर्श स्थितियों से भिन्न है जो व्यक्तिगत तथा सामाजिक उद्देश्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकती हैं। इस प्रकार ये केवल वास्तविक आर्थिक स्थितियों का वर्णन ही नहीं करते, अपितु उन नीतियों का भी सुझाव देते हैं जिनसे अपेक्षित परिणामों को अधिक सफलता तथा कुशलता से प्राप्त किया जा सकता है, और वे इन नीतियों तथा घटनाओं के परिणामों को पूर्वानुमानित करते हैं। इस प्रकार अर्थशास्त्र के वर्णनात्मक, आदर्शवादी, पूर्वानुमान संबंधी पक्ष हैं। ऊपर हमने बताया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र इस बात का विश्लेषण करता है कि मुक्त निजी उद्यम अर्थव्यवस्था अर्थात स्वतंत्र मार्केट अर्थव्यवस्था किस प्रकार बिना किसी केंद्रीय नियंत्रण के कार्य करती है। यह इस तथ्य पर भी प्रकाश डालती है कि पूर्णतया केंद्र नियंत्रित अर्थव्यवस्था का कुशल कार्य संचालन असंभव है। आधुनिक अर्थव्यवस्था इतनी जटिल है कि केंद्रीय नियोजन अधिकारी के लिए साधनों के अनुकूलतम आवंटन तथा हजारों उत्पादन इकाइयों जिनकी अपनी स्वयं की विभिन्न विशिष्ट समस्याएं हैं को उनके साधनों के कुशल उपयोग के लिए निर्देशन देने के लिए आवश्यक सूचना एकत्र करना कठिन है। प्रोफेसर लर्नर के ही शब्दों में व्यष्टि अर्थशास्त्र हमको बताता है कि अर्थव्यवस्था का केंद्र द्वारा पूर्णतया प्रत्यक्ष कार्यचालन असंभव है, क्योंकि एक आधुनिक अर्थव्यवस्था इतनी जटिल है कि कोई भी केंद्रीय आयोजन संस्था इसके कुशल चालन के लिए समस्त तथ्यों तथा आंकड़ों को एकत्र करके आवश्यक निर्देशन नहीं दे सकती। इसमें लाखों उत्पादक साधनों तथा माध्यमिक पदार्थों की उपलब्ध मात्राओं, प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक वस्तु के उत्पादन के उन तरीकों जिनका प्रयोग करना है तथा उन विभिन्न वस्तुओं की मात्राओं और किस्मों जिनका उपभोग करना है या जिनको समाज की उत्पादन साज सज्जा में सम्मिलित करना है में होने वाले निरंतर परिवर्तनों में समायोजन करने के लिए आवश्यक निर्देशनों को सम्मिलित करना होगा। इस विशाल कार्य को केवल विकेंद्रित व्यवस्था को विकसित करके ही प्राप्त किया जा सकता है, और भूतकाल में इसी प्रकार से इसको प्राप्त भी किया गया है। इस केंद्रीय व्यवस्था में लाखों उत्पादक एवं उपभोक्ता सामाजिक हित के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं,
बिना किसी केंद्रीय संस्था के हस्तक्षेप के, जो कि क्या तथा कैसे उत्पादन किया जाए तथा किस वस्तु का उपभोग कौन करे का निर्देशन देती हो निर्देश देती हो। व्यष्टि अर्थशास्त्र यह भी बताता है कि कल्याण अनुकूलतम अथवा आर्थिक कुशलता को तब प्राप्त किया जा सकता है जबकि पदार्थ तथा साधन बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता हो। पूर्ण प्रतियोगिता तब होती है जबकि बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या इतनी अधिक हो कि कोई भी एक क्रेता अथवा विक्रेता पदार्थ अथवा साधन की कीमत को प्रभावित न कर सके। पूर्ण प्रतियोगिता के न होने से कल्याण के स्तर में गिरावट आ जाती है और आर्थिक कुशलता कम हो जाती है। इसी संदर्भ में व्यष्टिपरक आर्थिक सिद्धांत के अधिकांश भाग में यह विश्लेषण करने का प्रयत्न किया जाता है कि किस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता और इसलिए कल्याण अनुकूलतम आर्थिक कुशलता से विचलित होने की प्रवृत्ति होती है तथा किस प्रकार उत्पादन व कीमत पर एक बड़ी फर्म या फर्मों के समूह के नियंत्रण से एकाधिकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र बताता है कि एकाधिकारी स्थिति के कारण किस प्रकार साधनों का आवंटन कुशल नहीं होता, जिसके कारण आर्थिक कुशलता या अधिकतम कल्याण में कमी आ जाती है। यह आर्थिक कुशलता या अधिकतम कल्याण को प्राप्त करने के लिए एकाधिकार को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण तथा उपयोगी नीति संबंधी सुझाव भी देता है। एकाधिकार के समान क्रेताधिकार, जबकि एक बड़ा क्रेता या क्रेताओं का समूह कीमत को नियंत्रित करता है, के कारण भी कल्याण में कमी आती है और इसलिए इसको भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र अल्पाधिकार या अल्पक्रेताधिकार, जिसकी मुख्य विशेषता यह है कि व्यक्तिगत क्रेता अपनी क्रियाओं से संबंधित निर्णय लेते समय इस बात का भी ध्यान रखता है कि उसके प्रतियोगियों की कीमत, पदार्थ तथा विज्ञापन नीति पर उसके निर्णयों की क्या प्रतिक्रिया होगी। ये कल्याण संबंधी प्रभावों पर भी विचार करता है। कल्याण अनुकूलतम से एक दूसरे प्रकार का विचलन बाह्य प्रभावों की समस्या है। बाह्य प्रभाव तब कहे जाते हैं जबकि किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु का उपभोग या उत्पादन उनसे विभिन्न व्यक्तियों को प्रभावित करता है जो उस वस्तु का उत्पादन, उपभोग अथवा विक्रय कर रहे हैं। ये बाह्य प्रभाव या तो बाह्य मितव्ययिताओं के रूप में होते हैं या बाह्य मितव्ययिताओं के रूप में बाह्य मितव्ययिताएं। ये बाह्य प्रभाव या तो बाह्य मितव्ययिताओं के रूप में हो सकते हैं या बाह्य अमितव्ययिताओं के रूप में। बाह्य मितव्ययिताएं तब होती हैं जबकि एक व्यक्ति द्वारा किया जा रहा एक वस्तु का उपभोग या उत्पादन अन्य व्यक्तियों को लाभ पहुंचाए, और बाह्य अमितव्ययिताएं तब कही जाती हैं जब उसके द्वारा उत्पादित या उपभोग की गई वस्तु से दूसरे व्यक्ति को हानि होती हो। व्यष्टिपरक आर्थिक सिद्धांत बताता है कि जब बाह्य प्रभाव विद्यमान होते हैं तो कीमत प्रक्रिया के माध्यम से आर्थिक कुशलता को प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह उन लाभों या हानियों को ध्यान में नहीं लेते जो व्यक्तिगत उपभोक्ताओं और उत्पादकों के लिए बाह्य हैं। अधिकतम सामाजिक कल्याण को प्राप्त करने के उद्देश्य से जब बाह्य प्रभाव विद्यमान हो, सरकार को कीमत प्रक्रिया की अपूर्णताओं को दूर करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ता है। आर्थिक नीति निर्धारण के लिए
व्यष्टि अर्थशास्त्र के अनेक व्यावहारिक उपयोग। व्यष्टिपरक आर्थिक विश्लेषण का उपयोग अर्थशास्त्र की व्यावहारिक शाखाओं जैसे लोकवित्त, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में किया जाता है। व्यष्टिपरक आर्थिक विश्लेषण की ही सहायता से उन कारकों की व्याख्या की जाती है जो उत्पादकों अथवा विक्रेताओं तथा क्रेताओं के मध्य किसी पदार्थ पर लगे कर के भार के वितरण को बताते हैं। इसके अतिरिक्त व्यष्टिपरक आर्थिक विश्लेषण से सामाजिक कल्याण या आर्थिक कुशलता में हो रही उस हानि को स्पष्ट किया जा सकता है जो करारोपण के कारण होती है। यदि यह मान लिया जाए कि करारोपण से पूर्व साधनों का अनुकूलतम आवंटन है अथवा सामाजिक कल्याण अधिकतम है, तो व्यष्टिपरक आर्थिक विश्लेषण की सहायता से यह स्पष्ट किया जा सकता है कि इस करारोपण से सामाजिक कल्याण में कितनी हानि होगी। किसी वस्तु या करारोपण अप्रत्यक्ष कर से सामाजिक कल्याण में हानि होती है क्योंकि साधनों का आवंटन कुशलतम नहीं होता, जबकि प्रत्यक्ष करारोपण जैसे आयकर से साधनों का कुशलतम आवंटन प्रभावित नहीं होता और इस प्रकार इससे सामाजिक कल्याण में कमी नहीं होती। व्यष्टिपरक आर्थिक विश्लेषण का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों को बताने के लिए भी किया जाता है। साथ ही यह उन कारकों का भी वर्णन करता है जो इस लाभ को व्यापार में भाग ले रहे देशों में विभाजित करता है। इसके अतिरिक्त व्यष्टि अर्थशास्त्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विभिन्न समस्याओं के विवेचन करने तथा सुलझाने में सहायता करता है। भुगतान संतुलन में उत्पन्न हो रहे असंतुलन को दूर करने में अवमूल्यन सफल होगा अथवा नहीं, यह आयात व निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की मांग व पूर्ति की लोचों पर निर्भर करता है। किसी वस्तु की विनिमय दर का निर्धारण यदि यह परिवर्तनशील है, उस मुद्रा की मांग व पूर्ति पर निर्भर करता है। अतः उपर्युक्त व्याख्या से स्पष्ट हो जाता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र आधुनिक आर्थिक सिद्धांत की एक उपयोगी एवं महत्वपूर्ण शाखा है। धन्यवाद।